सो हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस स्टडीज। और आज हम अपना अगला सब टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है व्हाट डिड लिबरलिज्म स्टैंड फॉर। यानी कि लिबरलिज्म यहाँ किस तरह से मतलब किस तरह से था, यानी कि जैसे किसी चीज़ के होने का कुछ कारण होता है ना, वैसे यहाँ पे हम पता करेंगे कि लिबरलिज्म यहाँ पे किस कारण से था। तो चलिए हमारा पहला पॉइंट से शुरू करते हैं, पहले पॉइंट से। In 19th century, the ideas of national unity were closely linked with liberalism. अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि 19th सेंचुरी में, यानी 19th सेंचुरी के टाइम पर जो आइडिया थे नेशनल यूनिटी के, मतलब देश को एकजुट करने के, क्योंकि उस समय तो टुकड़ों में बटा हुआ था, वो लिबरलिज्म से क्लोजली लिंक्ड थे। अब इसका एग्जांपल मैं आपको इंडिया से कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे लिंक थे। तो जैसे इंडिया में नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था, तो उस टाइम पे हमारे जितने भी यहाँ पे जो स्ट्रगल कर रहे थे नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए, वो सब कैसे फ्रीडम की डिमांड कर रहे थे कि हमें फ्रीडम चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे भी क्योंकि लिबरलिज्म का अर्थ होता है, लिबर का अर्थ होता है फ्री, यानी फ्रीडम। इसी तरह तो इस वजह से लिबरलिज्म और नेशनल यूनिटी लिंक्ड थी। तो अब समझ में आया कैसे लिबरलिज्म और नेशनल यूनिटी लिंक्ड थी। क्योंकि एक तरह से बोले ना, तो अगर किसी देश को एकजुट होगा, तो वहाँ के लोगों को लिबर्टी तो मिल ही जाएगी। किस तरह की लिबर्टी? तो इस तरह की लिबर्टी जैसे वो अपने देश में घूम सकते हैं, वो अपनी गवर्नमेंट से कुछ मांग रख सकते हैं, तो ये सब उनकी लिबर्टी हो जाएगी। तो अलग अलग टाइप की, लेकिन यहाँ पे लिबर्टी कुछ अलग तरीके की हो सकती है, क्योंकि ये तो हमारे देश से ना रिलेटेड मैंने आपको लिबर्टी बताई है, बट हो सकता है कि यहाँ पे कुछ और हो, क्योंकि लिबर्टी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की लिबर्टी की मांग की गई थी नेशनलिस्ट मूवमेंट के टाइम पे। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि अब हम अगले टॉपिक को जब पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि यहाँ पे किस टाइप की लिबर्टी की डिमांड की गई है। तो अगले पॉइंट को जब हम पढ़ते हैं, लिबरलिज्म मीनिंग फॉर डिफरेंट ग्रुप्स एट डिफरेंट टाइम पीरियड वेयर डिफरेंट इन यूरोप। यानी कि अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग ग्रुप्स के लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग था लिबरलिज्म का। जैसे कि मिडिल क्लास के लिए लिबर्टी का अर्थ क्या था? तो उनके लिए लिबर्टी का अर्थ था कि हमें ट्रेड करने की पूरी आज़ादी हो, और हमारे गुड्स को इक्वल मेजरमेंट पे, इक्वल हर जगह पे टैक्स इक्वल हो जाए, ताकि हमें हर एक गुड्स को इक्वल टैक्स पे बेचा जा सके हर जगह पे। तो ये उनके लिए लिबर्टी थी। और फिर आगे चलकर अलग अलग चीज़ों को लिबर्टी में जोड़ा गया। जैसे कि फिर आगे चलकर पॉलिटिकल लिबर्टी आई। फिर जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टाइम आया, यानी देखिए अब डिफरेंट टाइम पीरियड वाले सवाल पे चलते हैं। अलग अलग ग्रुप्स वाला तो समझिए कि मिडिल क्लास के लिए कुछ अलग होगा, अपर क्लास के लिए कुछ अलग होगा। अब अलग अलग टाइम पीरियड पे जाते हैं। तो जैसे ये हमारा अलग अलग टाइम पीरियड में, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे लिबर्टी चाहिए थी लोगों को पॉलिटिकली लिबर्टी, मतलब कि उन्हें अपना पार्लियामेंट चाहिए था, तो उस तरह से लोगों को लिबर्टी चाहिए थी। और फिर जब हम 19th सेंचुरी में आए, तब लिबर्टी की डिमांड, लिबर्टी यानी लिबरलिज्म के लिए डिमांड अलग हो गई थोड़ी। तो अब हम अपने अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट, मतलब अगले पॉइंट पर अब हम अपना अगला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, तो जिसमें दिया हुआ है हाउएवर इक्वालिटी बिफोर लॉ डिडंट मीन यूनिवर्सल सफरेज। इसका मतलब ये है कि देखिए, अब लिबरलिज्म जब लिबरल लोग, जो लिबरल ग्रुप बनाए थे, वो लोग मतलब लिबरलिज्म की जब मांग करने लगे, और तब जो इक्वालिटी दिया गया था, तो जैसे देखिए यूरोप में कहीं कुछ कंट्रीज में हमने देखा था कि जब डेमोक्रेटिक शासन आ रहा था, नेशनलिज्म आ रहा था, तो वहाँ जहाँ पे इक्वालिटी थी लॉ पे, यानी कि कानून व्यवस्था में समानता जहाँ थी, वहाँ पे ये सब चीज में ज़्यादातर कानून में समानता तो थी, पर एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रूल, मतलब क्या बोलते हैं, लॉ बोलिए, उसमें समान इक्वालिटी नहीं थी। वो था राइट टू वोट, और उसको यहाँ पे इस तरह से लिखा है यूनिवर्सल सफरेज। तो यूनिवर्सल सफरेज का मतलब क्या हुआ कि एक एज फिक्स कर दिया गया है, और उससे ऊपर के लोगों को वोटिंग राइट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे इक्वालिटी तो थी,
पर कुछ लिमिटेड लोगों को ही वोटिंग राइट था। इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सफरेज में इक्वलिटी नहीं थी। इसका मतलब कि सभी लोगों को वोटिंग राइट नहीं था। अब हम कुछ मैं आपको बताता हूँ जैसे कि किनको किनको वोटिंग राइट था। तो जैसे आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़े होंगे, तो वहाँ पे नेशनलिज्म से पहले सिर्फ नोबिलिटी क्लास को वोटिंग राइट था, और बाकी जिनके पास लैंड नहीं था, मैन विदाउट लैंड हैव नो राइट टू वोट, यानी कि उनको वोट करने का अधिकार नहीं था जिनके पास जमीन नहीं थी। ठीक है, अब हम अपने इसी में और जानते हैं। तो देखिए फिर उसके बाद जब डेमोक्रेटिक शासन आया भी वहाँ पे, डेमोक्रेटिक तो नहीं बोलेंगे, नेशनलिज्म आया वहाँ पे, तो वहाँ पे वोटिंग राइट तो मिला, मतलब कि वोटिंग राइट कुछ एज फिक्स करके मिला, बट वुमेन को फिर भी वोटिंग राइट नहीं दिया गया था। एडल्ट्स को मिला था, बट एडल्ट्स ओनली मैन, नॉट वुमेन। ओके, और उसके बाद फिर जब आगे हम जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि नेपोलियन का शासन फिर जब आया, और फिर आगे चलकर फिर से ये हो गया कि उनसे वोटिंग राइट फिर से छिन गया, और फिर से कुछ ही लोगों को वोटिंग राइट मिल गया। ठीक है, क्योंकि वहाँ से जो छोटे अमाउंट में भी डेमोक्रेसी वहाँ पर लाई गई थी, उसे भी हटा दिया था नेपोलियन ने, फिर से मोनार्की ले आए थे। तो अब मोनार्की में थोड़ी आपको राइट टू वोट मिलेगा सबको। मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कभी भी मोनार्क चाहेगा कि आपको राइट टू वोट दे सबको। तो नेपोलियन ने भी उससे वही काम किया कि जैसे मोनार्क वो लाया, उसने क्या किया कि राइट टू वोट छीन लिया। अब हम लोग अपने अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। लिबरलिज्म इन द इकोनॉमिक स्फीयर स्टूड फॉर। अब लिबरलिज्म इकोनॉमिक स्फीयर में किस चीज के लिए है? अब जैसे मैंने ऊपर बताया कि लिबरलिज्म का हर जगह हर स्फीयर पे हर स्फीयर से लिबरलिज्म किसी रीजन की वजह से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक स्फीयर से क्यों कनेक्टेड है? तो इसका कारण ये है कि देखिए फ्रीडम ऑफ मार्केट। अब मार्केट में भी तो फ्रीडम चाहिए ना, फ्रीडम तो हर चीज में ऐसे चाहिए, बट मार्केट में किस तरह की फ्रीडम चाहिए? तो मार्केट में इस तरह की फ्रीडम चाहिए कि जैसे लोगों को व्यापार करने का अनुमति हो, सभी लोगों को। अब जैसे मान लीजिए कि कुछ को फ्रीडम है, कुछ को फ्रीडम नहीं है मार्केट में व्यापार करने का, तो इसमें तो कुछ का राइट्स वायलेट हो रहा है ना, उस तरह से। फिर मान लीजिए कि मार्केट में इस तरह का राइट है कि सिर्फ कॉटन क्लॉथ्स वाला कपड़ा बेच सकता है, और मान लीजिए कि सिल्क क्लॉथ वाला नहीं बेच सकता है। तो इसमें क्या हुआ कि कॉटन वाले को तो खूब फायदा है, बट दूसरे जो सिल्क क्लॉथ वाले हैं उनको बहुत ज्यादा लॉस है। तो इसे फ्रीडम ऑफ मार्केट नहीं मिल रहा है उन्हें। तो लिबरलिज्म इकोनॉमिक स्फीयर में एक तो कारण से इसलिए है क्योंकि फ्रीडम ऑफ मार्केट मिले ताकि। अब फ्रीडम ऑफ मार्केट का किनके द्वारा डिमांड किया गया होगा? तो आप जैसा कि ये देख रहे हैं कि ये इकोनॉमिक स्फीयर से कनेक्टेड है। तो इकोनॉमिक स्फीयर से हमारे किस क्लास के लोग कनेक्टेड थे? तो मिडिल क्लास के, द न्यू मिडिल क्लास के लोग इससे कनेक्टेड थे, कमर्शियल क्लास के लोग। तो वो लोग इसमें मतलब बोले तो इसके लिए डिमांड उठाए थे। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एलिमिनेशन ऑफ स्टेट इंपोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। अच्छा, फिर लिबरलिज्म में ये भी डिमांड किया गया इकोनॉमिक स्फीयर के तरफ से, इकोनॉमिक स्फीयर में, कि जो भी स्टेट के द्वारा इंपोज किया गया है रिस्ट्रिक्शंस गुड्स के मूवमेंट में एक जगह से दूसरे जगह पे, और कैपिटल के मूवमेंट में। अब जैसे कि मान लीजिए कि कंट्री के कुछ हिस्सों में रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि यहाँ पे आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, जबकि वहीं से कुछ ट्रेडर को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, मतलब फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है। अब जब उनका फायदा वाला जगह पे उनको ट्रेड करने नहीं मिल रहा है, तो उससे क्या होगा? उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। उससे उनको दिक्कत होगी तो वो इसका डिमांड उठाएंगे, और इससे क्या होगा कि उन्हें उस जगह पे फिर लिबर्टी जब मिलेगी तब उनका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो इसलिए इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म इस वजह से होता है, मतलब इस वजह से रिलेटेड है, इस कारणों से है इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म। ठीक है, अब हम अपने इस टॉपिक के आगे के चीजों को करते हैं। Napoleon's administrative measures had created countless small principalates out of confederation of 39 states. अच्छा, तो नेपोलियन ने क्या किया कि जो पूरा रीजन उसने जीता था ना, ये जो मान लीजिए कि ये एक रीजन है, ये मान लीजिए कि एक ऐसे बॉक्स जितना बड़ा रीजन उसने जीता, ठीक है। अब उसने क्या किया, इसे 39 प्रिंसिपलेट्स में बांट दिया। अब 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 उन्होंने 39 टोटल अलग अलग स्टेट्स में बांट दिया उतने बड़े रीजन को, क्योंकि नेपोलियन ने तो एक अच्छे बड़े रीजन को कन्क्योर किया था। अब जब उतने बड़े रीजन को कन्क्योर किया था तो उन्होंने क्या किया, उसे अलग अलग सेपरेट स्टेट्स में बांट दिया। तो इससे क्या हुआ, अब देखिए इसके वजह से क्या हुआ ना कि नेपोलियन ने ये जो किया, इससे नेशनलिज्म की जो भावना आगे बढ़ी थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे, वो अब थोड़ी सी घट गई। क्यों घटी, तो देखिए नेशनलिज्म में हम क्या चाह रहे थे कि सभी अलग अलग स्टेट्स एक साथ मिलकर एक नेशन बनाए, बट अब क्या हुआ कि उन्होंने और ज्यादा बांट दिया और 39 स्टेट्स में बांट दिया। अब इससे इकोनॉमिक स्फीयर पे भी नुकसान हुआ। इकोनॉमिक स्फीयर पे ऐसे नुकसान हो गया, उन्होंने क्या किया, हर एक अलग अलग स्टेट का अलग अलग करेंसी और वेट ऑफ मेजर रखा, जिसे कि हम अपने अगले पॉइंट पे पढ़ेंगे। तो चलिए हमारा अगला पॉइंट भी शुरू करते हैं। Each of these had its own currency and weights and measures, मतलब कि हर स्टेट का अपना एक अलग करेंसी था, अलग वेट था, वेट मतलब मेजरमेंट के लिए, कैलकुलेशन के लिए जो स्केल आता है वो अलग था, फिर मेजर्स अलग थे। तो इससे क्या हुआ कि देखिए अब यहाँ का ट्रेडर, मान लीजिए इस रीजन का ट्रेडर इस रीजन में जाकर ट्रेड करेगा, यहाँ पे मान लीजिए उसने 2 रुपए में सामान खरीदा, अब यहाँ पे उसने 1 केजी सामान खरीदा, ठीक है। अब यहाँ पे जो बटखरा या तौलने के लिए जो वेट मेजर करने के लिए जो मेजरमेंट टूल यूज किया गया है, उसका वेट 1 केजी है। अगर वो 1 केजी है एक पत्थर का वैसा। अब जब वो दूसरे स्टेट में गया तो उसके वहां पे क्या है, वहां पे उस पत्थर के आधे साइज का पत्थर का 1 केजी वेट है, ठीक है। अब क्योंकि उसका ये 1 केजी का है तो उस हिसाब से इसका दाम कमेगा, और नहीं तो फिर छोड़िए इस एग्जांपल को हम छोड़ते हैं, हम अपने अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अब उसने यहाँ पे खरीदा 2 रुपए में, अब जब वो ट्रेडर दूसरे जगह पे गया तो वहां पे उस 2 रुपए की वैल्यू 1 रुपए है, तो यहाँ पे उसको लॉस होगा कि गेन होगा, यहाँ पे गेन नहीं लॉस होगा। और ऊपर से क्या है कि उसको वेट के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग टैक्सेस भी देने पड़ रहे हैं। टैक्सेस कैसे देने पड़ रहे हैं, तो देखिए अलग अलग बाउंड्रीज है, हर बाउंड्री को पार करने पे अलग टैक्स देना पड़ रहा है। आप जैसे किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जितना फिक्स्ड अमाउंट है उससे ज्यादा अमाउंट का सामान ले जा रहे हैं, या दूसरे तरफ वो सामान दूसरे स्टेट में, जैसे मान लीजिए किसी स्टेट में टोबैको प्रोडक्ट्स बैंड है और आप दूसरे स्टेट से उसे यहाँ ला रहे हैं, तो आपको पता है उसके लिए हो सकता है आप पे मतलब आपको उसके लिए दंड भी देना पड़ जाए। तो यहाँ पे दंड तो नहीं लेता था क्योंकि यहाँ पे अलाउड था, लेकिन एक स्टेट बाउंड्री से अगर आप दूसरे स्टेट बाउंड्री पे ट्रेड करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आप बिजनेस के पर्पज से जा रहे हैं, और आप जब बिजनेस के पर्पज से जाते हैं ना तब आपको वहाँ पे कुछ टैक्सेस पे करना पड़ता है। अब आप मानिए वो ट्रेडर पूरे 39 स्टेट्स में जाके अगर बेचेगा सामान, ट्रेड करेगा, तो उसको हर एक स्टेट में हर एक स्टेट बाउंड्री पे टैक्स भरना पड़ेगा। तो अब हर एक स्टेट बाउंड्री पे उसको अगर मान लीजिए अलग अलग टैक्स, क्योंकि अलग अलग टैक्स इसलिए भरना पड़ेगा क्योंकि देखिए अलग अलग स्टेट बाउंड्री पे अलग अलग मेजरमेंट होगा, अलग अलग मतलब कॉइन का अलग अलग करेंसी होगा, तो हर करेंसी का अपना अलग वैल्यू होगा। अब वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तब तो उसको कितना लॉस भी हो सकता हो जाए, तो यहाँ पे तो उसका नुकसान हो सकता है ना। अब चलिए हम अपने अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले हम एक मेजरमेंट यूनिट को जानेंगे जो कि है ईल। एलए जो है वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है और इसका यूज किया जाता है क्लॉथ्स को मेजर करने में। अब आप बोलेंगे यहाँ पे एलए कहाँ से आ गया, तो देखिए एलए का यहाँ पे यूज ये है ना कि एलए एक मेजरमेंट टूल है, ठीक है। अब इसका यहाँ पे यूज ये है कि देखिए जब आप ये मतलब हर जगह पे अलग मेजरमेंट यूनिट था, अब एलए का जो मेजरमेंट स्केल है उसका भी मेजरमेंट तब अलग अलग जगह पे अलग अलग फिक्स कर दिया गया था। जैसे यहाँ पे इतना बड़ा मान लीजिए एक स्केल बनाया गया, उसमें 1 2 3 4 मार्क किया, चौथा मार्क पे
4 ले, ठीक है। और इसमें क्या कर दिया कि 1 2 3 तीसरे मार्क पे 4 ले, तो यहाँ पे तो अलग हो गया ना दोनों तरफ। इसी तरह से हम बोल रहे हैं, ठीक है, कि मतलब अलग अलग जगह पे मेजरमेंट स्केल थोड़ा सा चेंज हो जाता था, जिसकी वजह से टैक्स भी ज्यादा बढ़ना पड़ जाता था। अब यहाँ पे जो 3 है उसका दाम 2 रुपया, अब यहाँ पे सेम चीज का दाम 4 गो है, तो 4 गो का टैक्स उसको भरना पड़ गया, जबकि है तो उसका 3 गो जितना सामान। तो अब समझ में आया। अब हम अपने अगले पॉइंट पे बढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि कैसे जब इतना ज्यादा ट्रेडर्स को नुकसान हो रहा था, तब ट्रेडर्स के प्रोटेक्शन के लिए, उनके टैक्स को कम करने के लिए यहाँ पर जोल्बेडाइन नाम का एक यूनियन स्थापित किया गया। कहाँ किया गया? तो प्रूसिया में स्थापित किया गया, ताकि वहाँ जो टैरिफ बैरियर यानी ट्रेड बैरियर्स लगे थे उसे हटाया जा सके, ठीक है। तो अगले पॉइंट पे हम अपने बढ़ते हैं। जोल्बेडाइन, अ कस्टम ऑफ यूनियंस फॉर्म्ड इन 1834 एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूसिया। अच्छा, यानी कि एक कस्टम ऑफ यूनियन बनाया गया जो कि 1834 में बना था प्रूसिया के इनिशिएटिव पे, ठीक है। अच्छा, अब आपके लिए मैं अभी एक क्वेश्चन बताता हूँ जो कि आपको अपने होमवर्क के तौर पे करना है कि प्रूसिया यहाँ पे कहाँ से आया। प्रूसिया के बारे में तो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, आगे हम लोग पढ़ने भी वाले हैं। तो खैर आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब हम अपने अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। टैरिफ बैरियर्स वर एलिमिनेटेड एंड रिड्यूस्ड द नंबर्स ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। अच्छा, अब अलग अलग करेंसीज भी हो गई थी हर जगह की, तो और टैरिफ बैरियर्स भी उतने ज्यादा। टैरिफ बैरियर्स मतलब जो बैरियर्स लगाए गए थे, ट्रेड को कम कर दिया गया था, जिसकी वजह से अब ट्रेड कैसे कम गया था, तो देखिए जब वहां पे अलग अलग बाउंड्रीज पे अलग अलग टैक्स लेते थे, क्योंकि हर जगह पे टैक्स अलग होता था, तो उससे क्या होता था कि रिस्ट्रिक्शंस बढ़ जाते थे। अब उसी को हटाने के लिए टैरिफ बैरियर्स को हटाया गया। टैरिफ बैरियर्स वही मतलब ट्रेड बैरियर जो टैक्स जैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने से ट्रेड जो पहले और मतलब बहुत ज़्यादा हायर अमाउंट में होता था, वो ट्रेड का अमाउंट कम गया है। अब ट्रेड बहुत धीरे स्लो स्पीड में हो रहा है, क्योंकि टैक्स ज़्यादा लग रहा है उन लोग को। अब टैक्स घटाने के लिए क्या टैरिफ बैरियर हटा दिया। अब टैरिफ बैरियर तो हटा दिया गया, लेकिन अभी भी तो करेंसी अलग अलग है, तो उन लोग को कहीं कहीं पे अपने सामान का कम भाव भी मिल सकता है, कहीं कहीं पे ज़्यादा भाव भी मिल सकता है। तो उसके लिए क्या किया गया कि वो जो 30 अलग अलग स्टेट के अलग अलग करेंसीज थे ना, उनको हटाकर 2 करेंसी को लाया गया, किसी 2 तरह की करेंसी को लाया गया था। और फिर आगे जब हम पढ़ेंगे तो आगे हम अपने अब अगले टॉपिक के तरफ जाएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिज्म इन यूरोप। तो ठीक है, तो अब हम अपने अगले टॉपिक में मेरी मुलाकात आपसे होगी। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।